हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ देखो, अपनी कल क्लास नहीं हो पाई थी। कल क्या है, लाइट वाली प्रॉब्लम थी, तो वो लाइट बिजली की कटौती के कारण कल क्लास नहीं हो पाई थी, तो परसों हुई थी। तो वहीं से अपन स्टार्ट करते हैं जहाँ से किया था। मैं आपको जर्नल एंट्रीज बता रहा था, और जर्नल एंट्रीज में मैंने आपको क्या है, जो ट्रांजैक्शन बताए थे, इसको हम ट्रांजैक्शन बोलते हैं, लेन देन। माल खरीदा और माल बेचा, इन दो ट्रांजैक्शन की मैंने जर्नल एंट्रीज बताई थी। अच्छा, माल खरीदा है, नकद खरीदते हैं तो हम एंट्री क्या करते हैं, उधार खरीदते हैं तो एंट्री क्या करते हैं। ऐसे हमने माल बेचा है, नकद माल बेचा है या उधार माल बेचा है, तो उसकी एंट्रीज क्या होती है, ये मैंने आपको बता दिया था। इसके साथ ही मैंने आपको यह भी बता दिया था कि पहचान क्या है, क्योंकि अगर प्रश्न में लिखा हुआ है कि नकद लेन देन है या उधार है, जब तो समस्या नहीं आती है। लेकिन अगर प्रश्न में नकद या उधार शब्द नहीं दिया हुआ है, तो फिर हम पहचान कैसे करते हैं कि ये लेन देन नकद है या उधार है। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि अगर प्रश्न में नकद या उधार शब्द नहीं दिया हुआ है और किसी व्यक्ति या संस्था का नाम दिया हुआ है, तो वो लेन देन उधार माना जाता है। लेकिन नकद उधार शब्द भी नहीं दे रखा है और व्यक्ति या संस्था का नाम भी नहीं दे रखा है, तो वो लेन देन नकद ही माना जाता है हमेशा। ठीक है, तो माल के खरीदने की और बेचने की जो एंट्रीज है वो क्या करते हैं, नकद के उधार की, ये मैंने आपको बता दी थी। अब इससे आगे वाली जो एंट्री है वो मैं बताता हूं, क्योंकि बहुत सारी एंट्रीज होती है अलग अलग। तो फिर हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज, इसको हम क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्रीज, यानी कि जर्नल प्रविष्टियां। तो जर्नल मतलब वो खाता वही होती है जर्नल, जिसको हम जर्नल में कहते हैं। सबसे पहले व्यापारी जिस पुस्तक में लिखता है उसको हम कहते हैं जर्नल, और लिखने को हम बोलते हैं एंट्री करना। और चूंकि हम जर्नल में लिख रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जर्नल एंट्रीज। अच्छा, फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो ये आपकी जो फॉर्मेट है, तो जर्नल का आपके फॉर्मेट है, इसका मैंने बताया था। सबसे पहले हम डेट लिखते हैं, इसके बाद में पर्टिकुलर्स यानी कि विवरण, ये ट्रांजैक्शन की डिटेल होती है। ये आपके एल एफ यानी कि लेजर फोलियो, लेजर फोलियो यानी कि खाता बही की पृष्ठ संख्या। और फिर एक डेबिट का अमाउंट होता है और एक क्रेडिट का होता है, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, ये आपके जर्नल का फॉर्मेट है। अच्छा, इसमें मैंने यह भी बता दिया था कि जिस खाते को हम डेबिट करते हैं उसके आगे तो हम डीआर लिख देते हैं, शॉर्ट में, डेबिट नहीं, शॉर्ट में डीआर। और जिस खाते को हम क्रेडिट करते हैं उससे पहले हम टू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। टू शब्द लगाते ही ये माना जाता है कि वो खाता क्रेडिट किया गया है, इसलिए फिर उसके आगे हमारे को क्रेडिट नहीं लिखना पड़ता है। इसलिए जिस खाते को हम क्रेडिट करते हैं उसके आगे क्रेडिट नहीं लिखते। ठीक है, तो अब हमारे जो ट्रांजेक्शन है, अब मैं उससे आगे वाले कुछ ट्रांजेक्शन है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो कि आपके 9 अगस्त 9 अगस्त को दे रखा है मजदूरी चुकाई 600 रुपए।
देखो व्यापार में बहुत से ऐसे कई खर्चे होते हैं। अब आप क्या है, व्यापार में आपका माल रखा हुआ था, पास में गोदाम है आपका, और गोदाम में जो माल है उसको क्या है लोड करवाना है, या माल क्या है उस गोदाम में बहुत ज्यादा फैला हुआ था। आपने क्या किया, एक किसी व्यक्ति को बुलाया और उसको माल को क्या सेट करने के लिए कहा कि उसमें बहुत सारी बोरियां सामान कई ऐसे पड़े रहते हैं। तो अब उसको क्या है, उस काम के बदले हम जो पारिश्रमिक देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मजदूरी। ठीक है। अब उसने क्या है मजदूरी बताई कि 600 रुपए मजदूरी देनी पड़ेगी। मजदूरी को हम इंग्लिश में बोलते हैं वेजेज, WAGES। मजदूरी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेजेज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये अपना चलता रहेगा, और बाद में ये ट्रांजैक्शन हमारे बार बार रिपीट होते रहते हैं, ये सब याद हो जाता है, अलग से आपको कोई याद नहीं करना पड़ेगा। शुरुआत में थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम करते जाते हैं क्लियर होता जाएगा। तो मजदूरी जो है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वेजेज, WAGES, वेजेज। ठीक है। तो इसमें हमने क्या है कोई काम करवाया दुकान में या गोदाम में, कुछ भी, कई कई ऐसे और भी खर्चे होते हैं मजदूरी का, उसी में होता है। लोडिंग गाड़ी आई, उसमें माल उतरवाया, उतरवाने का खर्चा उसको दिया, वो मजदूरी कहलाती, वेजेज। तो अब इसमें इसको हम लिखेंगे, तो लिखने से पहले हमारे को ये देखना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है। तो अब इसमें देखो खाते, मजदूरी चुकाई, मजदूरी चुकाई हमारे लिए खर्चा है। वे आय और व्यय से संबंधित जितने भी लेन देन होते हैं वो कौन से खाते में आते हैं, अवास्तविक खाते में। आय और व्यय से संबंधित जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, लेन देन होते हैं, वो अवास्तविक खातों में आते हैं। तो अवास्तविक खाते में आते हैं मजदूरी चुकाई, खर्चा है हमारे लिए। अब खर्चा है तो जब हमने ये पहचान कर लिए अवास्तविक खाते में आता है तो उसी का नियम लागू करेंगे। अच्छा चुकाई है तो 600 रुपए भी है, इसमें पैसे तो दिए, इसमें पैसा यानी कि कैश, और कैश को हम क्या मानते हैं, वस्तु। तो ये कौन से खाते में आता है, आपके वस्तुगत खाते। रोकड़ है ये तो वस्तुगत खाते में आता है, मजदूरी चुकाई है अवास्तविक खाते में आता है। यानी कि इस ट्रांजैक्शन में हमारे दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, अवास्तविक खाता और वस्तुगत खाता। जब दो खाते प्रभावित हो रहे हैं तो हम दोनों के नियम लागू करेंगे, दोनों के जो नियम है वो अप्लाई हो जाएंगे। तो किसी भी खाते का नियम पहले लागू कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अपने को तो क्या है उसमें एक खाते को डेबिट करना है और एक को क्रेडिट करना है। ठीक है। तो अब देखो इसमें अवास्तविक खाता है, उसका नियम, अवास्तविक खाते का जो नियम क्या है, मजदूरी चुकाई अवास्तविक खाते में आता है, मैंने बताया था। मजदूरी चुकाई, वेतन चुकाया, किराया चुकाया, कमीशन चुकाया, यह हमारे को प्राप्त हुआ, कमीशन प्राप्त हुआ, ब्याज प्राप्त हुआ। प्राप्त होता है तो आय, और भुगतान कर रहे हैं तो खर्चा। तो चाहे आय हो चाहे व्यय हो, ऐसी जो मदें हैं वो अवास्तविक खाते में आती है, तो इसलिए अवास्तविक खाते में आता है। तो अवास्तविक खाते का जो नियम है वो क्या है, समस्त हानियों एवं खर्चों को डेबिट करो, लाभ व आय को क्रेडिट करो। अवास्तविक खाते का नियम क्या है, समस्त हानियों एवं खर्चों को डेबिट करो, लाभ व आय को क्रेडिट करो। डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम। अब जब ये नियम लागू कर दिया है, मजदूरी चुकाई तो हमारे लिए आय है या व्यय है, व्यय हो गया, क्योंकि चुकाई है तो हमारे लिए खर्चा है, और हमारे खाते के नियम के अनुसार हानियों एवं खर्चों को डेबिट करो। तो मजदूरी चुकाई, मजदूरी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेजेज। तो खर्चों को हम डेबिट करते हैं तो वेजेज को हम क्या करेंगे, इसमें डेबिट करेंगे। ध्यान रखना, वेजेज मजदूरी है, हमारे लिए खर्चा है, और अवास्तविक खाते के नियम के अनुसार समस्त हानियों एवं खर्चों को डेबिट करो। तो वेजेज को हम डेबिट कर देंगे, वेजेज अकाउंट DR।
क्योंकि एक ही चीज होती है ट्रांजेक्शन में, या तो आय होता है या व्यय होती है, दोनों चीजें तो हो ही नहीं सकती है कि आय भी हो गया और व्यय हो गया। एक ट्रांजेक्शन में एक ही चीज होती है, या तो हमारे लिए खर्चा है या हमारे लिए आय है। तो इसमें खर्चा है तो खर्चों को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो वेजेस को तो हमने डेबिट कर दिया, अवास्तविक खाता कंप्लीट हो गया। अब दूसरा खाता इसमें कौन सा प्रभावित हो रहा है, वस्तुगत खाता, क्योंकि मजदूरी चुकाने पर हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश, और कैश वस्तुगत खाते में आता है। और वस्तुगत खाते का जो नियम है वो क्या है, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। देखो इसमें मजदूरी चुकाने पर हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश, आ कुछ नहीं रहा है बल्कि जा रहा है। क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। तो जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। कैश जा रहा है यानी कि रोकड़ जा रही है, रोकड़ जा रही है तो जाने वाली वस्तु को हम क्रेडिट करते हैं। तो क्रेडिट करते हैं उससे पहले हम क्या लिखते हैं, टू कैश अकाउंट। रोकड़ जा रही है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, आगे क्रेडिट लिखते ही नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो इस प्रकार से आपके एंट्री हो जाएगी, क्योंकि रोकड़ जारी है, आ कुछ नहीं रहा, इसलिए हम कैश को क्रेडिट करते हैं। अच्छा, मजदूरी चुकाई 600 रुपए, तो वेजेज इसमें तो हम कितना लिख देंगे, 600 रुपए, और कैश में भी कितना लिख देंगे, 600 रुपए। दोनों में अमाउंट है वो सेम ही आएगा, अलग अलग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जितना खर्चा हो रहा है तो कैश भी उतना ही जाएगा। उधार रहता है तो भी बाद में चुकाना पड़ेगा, लेकिन होएगा तो उतना ही। तो ये हो गया। अब इसकी हम क्या करते हैं, नरेशन लिखते हैं, डिटेल वेजेज पेड, मजदूरी चुकाई, बस इतना लिख दो, ये नरेशन हो गया आपके वेजेज पेड। तो इस प्रकार से आपके ये एंट्री हो जाएगी। अब 9 अगस्त है तो एंट्री कर देंगे 2021 अगस्त 9, ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी। अब इसके बाद में हम दूसरी एंट्री है वो कर देंगे। अब दूसरी एंट्री है, जैसे मान लो 10 अगस्त को किराया चुकाया 1500 रुपए। अच्छा, चुका रहे हैं या प्राप्त कर रहे हैं, ये शब्द ऐसे दिए हुए रहते हैं, उसमें सोचने की जरूरत ही नहीं होती है, क्यों, उसमें या तो कैश जा रहा होता है या कैश आ रहा होता है, इसमें तो उधार का कोई मतलब है ही नहीं। मजदूरी चुकाई, चुकाने का मतलब कैश गया। इसमें देखा किराया चुकाया, चुकाया तो खर्चे का नाम किराया है, लेकिन कैश भी है इसमें। तो अब देखो इसमें भी क्या है, वही खाते प्रभावित हो रहे हैं। ये वाला जो ट्रांजैक्शन है आपके, इस ट्रांजैक्शन में भी आपके वही खाते प्रभावित हो रहे हैं जो ऊपर वाले में हो रहे थे। देखो इसमें किराया चुकाया, प्राप्त कर रहे हो या खर्चा कर रहे हो, इसमें खर्चा है, अवास्तविक खाते में आता है। तो किराया चुकाया, इसमें वही अवास्तविक खाता प्रभावित हो रहा है, और चुकाने पर जो कैश है ये वस्तुगत खाते में आता है, क्योंकि रोकड़ है, एक वस्तु है। यानी कि इस ट्रांजैक्शन में भी हमारे दो खाते प्रभावित हो रहे हैं। और दो खाते कौन कौन से प्रभावित हो रहे हैं, अवास्तविक और वस्तुगत। जब अवास्तविक और वस्तुगत दोनों खाते प्रभावित हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों खातों का जो नियम है वो लागू कर देंगे। तो दोनों खातों का जो नियम है उसी के अनुसार हम कर देंगे। तो सबसे पहले देखो अवास्तविक खाता, अवास्तविक खाते का नियम क्या है, समस्त हानियों एवं खर्चों को डेबिट करो, समस्त हानियों एवं खर्चों को डेबिट करो, लाभ व आय को क्रेडिट करो। तो इसमें किराया चुका रहे तो हमारे लिए आय है या व्यय है, क्लियर है, चुका रहे तो हमारे लिए खर्चा है, किराया चुका रहे तो हमारे लिए खर्चा है। और हमारे अवास्तविक खाते के नियम के अनुसार हानियों एवं खर्चों को डेबिट करो। तो इसमें खर्चे का नाम किराया, किराए को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेंट। तो किराया चुकाया हमारे लिए खर्चा है, और खर्चे को हम डेबिट करते हैं, क्योंकि समस्त हानियम खर्चों को डेबिट करो, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, रेंट। तो समस्त हानियम खर्चों को डेबिट करो, खर्चे का नाम क्या है, रेंट। तो रेंट को हम डेबिट कर देंगे, रेंट अकाउंट दिया, खर्चा हो गया। आय तो इसमें हो ही नहीं सकती है, क्योंकि मैंने बताया था कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है इसमें एक ही
होती है, या तो आय होता है या व्यय होता है। तो इसमें खर्चा है, दोनों चीजें तो हो ही नहीं सकती है कि आय और व्यय दोनों एक साथ कभी नहीं होते। तो इसमें किराया चुका रहे मान लिया खर्चा है, खर्चे को हमने डेबिट कर दिया यानी कि रेंट को। अवास्तविक खाता कंप्लीट हो गया। अब दूसरा इसमें खाता है वो कौन सा प्रभावित हो रहा है, क्योंकि इसमें चुकाने पर क्या जा रहा है, कैश, रोकड़। और रोकड़ कौन से खाते में, रोकड़ भी एक वस्तु है, वस्तुगत खाते में आती है। तो वस्तुगत खाते का नियम, वस्तुगत खाते का नियम है वो क्या है, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। आ तो कुछ नहीं रहा है हमारे पास, क्योंकि चुका रहे तो कैश हमारे पास आ नहीं रहा है बल्कि जा रहा है। तो जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। क्या जा रहा है इसमें, कैश। तो कैश को हम क्या कर देंगे, इसमें क्रेडिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है। अब इसमें 1500 रुपए है तो रेंट ये 1500 और कैश में भी आपके 1500, यानी कि डेबिट और क्रेडिट दोनों में आपके सेम अमाउंट आ जाएगा 1500 रुपए से। इसके बाद में हम इसका नरेशन लिखेंगे, तो वो लिख देंगे रेंट पेड, यानी कि किराया चुकाया। फिर लिखने की जरूरत नहीं आगे, रेंट पेड फॉर कैश, क्योंकि चुकाने का मतलब चुकाना ही होता है, इसलिए फिर लिखना नहीं है कि वो नकद में चुका है, क्योंकि नकद में होता है। इसलिए हमारे को इतना ही लिखना है, रेंट पेड, किराया चुकाया, बस। मतलब एक तरह से ये तो क्या है, इसकी डिटेल है कि ये एंट्री हमने की है, इसको डेबिट किया, क्रेडिट किया, इसका मतलब क्या है, क्योंकि हमने किराया चुकाया, बस। जो लाइन दे रखी है उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ऐसे कैसे लिखते हैं, बस वो है, इसी को बोलते हैं नरेशन। जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है हम इसके बाद में लाइन खींच देंगे। ये आपका दूसरा ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है। अब देखो इसमें आगे आगे दे रखा है आपके 12 अगस्त ब्याज प्राप्त किया, ब्याज प्राप्त किया 500 रुपए, ब्याज प्राप्त किया 500 रुपए। ब्याज जो होता है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। ब्याज को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। अच्छा देखो इसमें ये जो है इस ट्रांजैक्शन में, इसमें भी आपके वही खाते प्रभावित हो रहे हैं जो ऊपर वाले में हो रहे हैं। कैसे, देखो ब्याज प्राप्त किया, चाहे प्राप्त किया हो या दे रहे हो, ये आय और व्यय से संबंधित लेन देन है। और आय और व्यय से संबंधित जितने भी लेन देन होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं, वो सब अवास्तविक खाते में आते हैं। इसका मतलब ब्याज प्राप्त किया ये आपके अवास्तविक खाते में आते हैं, तो इसमें अवास्तविक खाता प्रभावित हो रहा है। और प्राप्त किया कैश, कैश आ रहा है, कैश वस्तु है, ये आपके वस्तुगत खाते में, यानी कि इसमें भी वही दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, अवास्तविक और वस्तुगत। ठीक है। जब दो खाते प्रभावित हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, वही दोनों खातों के जो नियम है वो लागू कर देंगे। तो दोनों खातों के नियम के अनुसार अवास्तविक खाते का नियम, अवास्तविक खाते का नियम क्या है, समस्त हानियों एवं खर्चों को डेबिट करो, लाभ व आय को क्रेडिट करो। अच्छा देखो इसमें हमने ब्याज प्राप्त किया है, तो प्राप्त किया तो हमारे लिए आय है या व्यय है, इसमें तो आय हो गई क्योंकि हमने प्राप्त किया है। ब्याज हमने प्राप्त किया है तो हमारे लिए आय है, खर्चा नहीं है। और खाते के नियम के अनुसार, अवास्तविक खाते के नियम के अनुसार लाभ व आय को क्रेडिट करो। आय है, इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इंटरेस्ट को हम क्रेडिट करेंगे, तो जिस खाते को हम क्रेडिट करते हैं उससे पहले हम क्या लिखते हैं, टू इंटरेस्ट, INTEREST, टू इंटरेस्ट अकाउंट। आगे हम क्रेडिट लिखते नहीं है, पहले बता दिया था कि जिस खाते को हम क्रेडिट करते हैं उससे पहले टू लगाते हैं, टू लगाते ही वो खाता क्रेडिट माना जाता है, फिर उसके आगे हम क्रेडिट नहीं लिखते। तो इंटरेस्ट को हम क्रेडिट कर देंगे। अवास्तविक खाता है वो कंप्लीट हो गया क्योंकि इसमें आय है। अब दूसरा खाता कौन सा प्रभावित हो रहा है, वस्तुगत खाता। और वस्तुगत खाते का नियम क्या है, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। क्या आ रहा है हमारे पास, कैश आ रहा है।
क्योंकि ब्याज हमने प्राप्त किया है तो रोकड़ आ रही है, जा नहीं रही है बल्कि आ रही है। और जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो, रोकड़ आ रही है तो कैश को हम डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट DR। ठीक है, तो इस खाते के नियम के अनुसार आपके कैश डेबिट हो जाएगा। तो ये आपके एंट्री हो गई, कैश अकाउंट DR टू इंटरेस्ट। अमाउंट आपकी आ जाएगा, ये 500 रुपए आपके डेबिट में और 500 रुपए ही आपके क्रेडिट साइड में। ब्याज हमने प्राप्त किया है तो हम नरेशन लिख देंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड बस, ये आपके नरेशन हो जाएगा। तो ये मैंने आपको अवास्तविक खाते की, ज्यादातर इसमें अवास्तविक खातों का ही बताना था, इसलिए मैंने आपको एंट्री बताई। क्योंकि पहले मैंने आपको वो 3-4 एंट्रियां बताई थी, उसमें केवल व्यक्तिगत और वस्तुगत खाता ही प्रभावित हो रहा था, अवास्तविक खाता प्रभावित नहीं हो रहा था। और ये जो मैंने आपको 3 ट्रांजेक्शन बताए हैं, इसमें वस्तुगत तो है ही, अवास्तविक खाता प्रभावित हो रहा है। तो आय और व्यय से संबंधित जितने भी लेन देन होते हैं वो सब अवास्तविक खाते में आते हैं। और जब अवास्तविक खाते में आते हैं तो फिर अवास्तविक खाते का जो नियम है वो लागू हो जाता है। तो इसमें अवास्तविक खाते का जो नियम है वो लागू हो रहा है। अब ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, कमीशन चुकाया या कमीशन प्राप्त किया, बात एक ही है। कमीशन अंग्रेजी शब्द है, हिंदी शब्द नहीं है। और भी हो सकता है कुछ भी, वेतन चुकाया, वेतन यानी कि सैलरी। ऑफिस में बैठने वाले हमारे जो कर्मचारी है उनको हम वेतन चुका रहे हैं, जैसे दे रखा है 13 अगस्त वेतन चुकाया 6,000 रुपए, वही आपके इसमें अवास्तविक खाता प्रभावित हो रहा है। वेतन चुकाया, वेतन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैलरी। तो अवास्तविक खाते में आ रहा है, चुकाने पर खर्चा है। और आय और व्यय से संबंधित जितने भी लेन देन होते हैं सब अवास्तविक खाते में आते हैं, इसलिए इसमें आपके अवास्तविक खाता प्रभावित हो रहा है। चुकाने पर ये कैश, ये एक वस्तु है, यानी कि इसमें भी वही 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं जो इससे पहले हमने 3 ट्रांजेक्शन में किए थे, वही अवास्तविक खाता और वस्तुगत खाता। केवल मद का नाम है वो चेंज हो गया, बस इसमें सैलरी है, वेतन यानी कि सैलरी। तो वही आप एंट्री आप कर सकते हो। अवास्तविक खाते का नियम, समस्त हानियों एवं खर्चों को डेबिट करो। तो हम वेतन चुकाए तो हमारे लिए खर्चा है, और खर्चे का नाम क्या है, वेतन यानी कि सैलरी। तो हम डेबिट भी हम किसको कर देंगे, सैलरी को। तो सैलरी अकाउंट DR। और चुकाने पर वस्तुगत खाते के नियम के अनुसार जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। आ तो कुछ नहीं रहा है बल्कि जा रहा है, और क्या जा रहा है, कैश। तो जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो टू कैश अकाउंट। ये हो गया, 6,000 रुपए है तो 6,000 रुपए दोनों में डेबिट और क्रेडिट दोनों में 6,000 रुपए आ जाएंगे। आपके नरेशन हो जाएगा, सैलरी पेड यानी कि वेतन चुकाया, बस ये आपके हो गई। तो मैंने आज आपको ये 4 एंट्रीज बताई है, और चारों एंट्री में अवास्तविक खाते प्रभावित हो रहे हैं। और जहां पर अवास्तविक खाता प्रभावित होता है वहां पर अधिकतर कैश तो होता ही होता है, अधिकतर में तो कैश ही होता है। तो कैश भी एक वस्तु है, इसलिए वस्तुगत खाता प्रभावित हो रहा है। तो चारों आपके जो ट्रांजेक्शन है इनको बोलते हैं ट्रांजेक्शन, कि लेन देन क्या हुआ है। तो इन चारों ट्रांजेक्शन में 2 ही खाते प्रभावित हो रहे हैं, अवास्तविक और वस्तुगत। ठीक है, तो आज मैंने आपको क्या है, अवास्तविक खाते का जो है वो बताया। और भी इसमें बहुत सारी एंट्री हो सकती है। बिजली का बिल है वो चुकाया, इलेक्ट्रिसिटी बिल या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, ठीक है। और कोई खर्चा और भी कोई हो सकता है, स्टेशनरी का सामान खरीदा तो स्टेशनरी लिख दो, खर्चा है, चुकाए। खर्चा स्टेशनरी, अवास्तविक खाते के नियम के अनुसार हानि खर्चों को डेबिट करो, स्टेशनरी को डेबिट कर देंगे। और चुकाने पर क्या जा रहा है, कैश, कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे।
तो ये सब ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जिसमें हम ये दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, तो इसके अनुसार हम ये एंट्री कर देंगे। तो अवास्तविक खाते का है वो आपके हो गया है। अब मैं आपको इससे आगे वाली जो एंट्री है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो इसमें आगे देखो माल के खरीदने की, बेचने की, ये मैंने आपको एंट्री बताई। अब उसमें कई बार क्या है, माल वापस भी हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। खरीदा हुआ माल वापस किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। मैंने आपको शुरू में बताया था, कुछ शब्द बताए थे मैंने आपको। यदि व्यापारी के द्वारा क्रय किया गया माल किसी भी कारणवश वापस कर दिया जाता है व्यापारी के द्वारा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न, क्रय वापसी। ऐसे ही व्यापारी ने जिन ग्राहकों को माल बेचा है, कस्टमर को, किसी भी कारणवश यदि ग्राहकों के द्वारा यदि बेचा हुआ माल जो हमने बेचा है वापस कर दिया जाता है व्यापारी को, तो उसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो बेचा हुआ माल वापस आता है तो उसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। और खरीदा हुआ माल यदि हम वापस करते हैं, माल हमने खरीदा माल वापस कर दिया, वो क्या कहलाता है, परचेज रिटर्न। ठीक है। और शुरू में मैंने बता दिया था कि जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो हम ही करते हैं। देर का माल खरीदा यानी कि हमने खरीदा, माल बेचा किसने बेचा, हमने बेचा। व्यापारी अपना खुद का नाम कभी नहीं लिखता है, दूसरे पक्षकार का ही लिखता है कि लेने वाला या देने वाला दूसरा कौन है। ठीक है, तो इसमें ये इस चीज का ध्यान रखना। अब इसमें क्या है, अब ऐसा कोई ट्रांजेक्शन जो है वो हो सकता है, जैसे दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है 14 अगस्त को 2000 रुपए का माल लौटाया। देखो ये जो ट्रांजेक्शन है इसमें इतना दे रखा है कि 2000 रुपए का माल लौटाया, और कुछ नहीं दे रखा किसने। सीधी सी बात है कि किसने लौटाया, हमने लौटाया है, क्योंकि दे रखा माल खरीदा, हमने खरीदा है, माल बेचा, हमने बेचा है, माल लौटाया यानी कि हमने लौटाया। ग्राहक का नाम थोड़ी दे रखा है इसमें, क्योंकि ग्राहक लौटाता तो उसका नाम आता है। इसमें इतना दे रखा माल लौटाया, इसका मतलब है हमने लौटाया है 2000 रुपए का। यानी कि हमने जो माल खरीदा था उसमें से 2000 रुपए का जो माल है या तो खराब आ गया या दूसरा माल आ गया, कोई सी भी परिस्थिति हो सकती है। जब माल खरीदा जाता है उस समय शर्तें तय हो जाती है कि अगर माल पसंद नहीं आया तो वापस कर दिया जाएगा। तो किसी कारण कुछ भी हो सकता है। हमने क्या है, जो माल खरीदा था पहले, कितने का खरीदा था वो हम पहले एंट्री कर चुके हैं, उसमें से 2000 रुपए का माल हमने लौटा दिया, रिटर्न कर दिया है, हमने लौटाया है। और खरीदा हुआ माल लौटाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। ध्यान रखना, उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न है तो अब देखो इसमें आपके जो है कौन कौन से जो खाते हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, इसमें ये देखना पड़ेगा कि 2000 रुपए का जो माल है वो हमने लौटा दिया है। प्रश्न में संस्था का नाम है,
वो आ सकता है। कई बार संस्था का नाम नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है इसमें। तो उसके अनुसार तुम्हारे को ये ध्यान में रखना है कि इसमें जो खाते हैं वो कौन कौन से प्रभावित हो रहे हैं। अब इसमें क्या है, ये तो दे रखा है कि 2000 रुपए का माल लौटाया, लेकिन ये तो कंफर्म हो गया कि माल तो हमने लौटाया है। तो व्यापारी क्या है, अपना खुद का नाम तो कभी लिखता ही नहीं है, लेकिन अब माल किसको लौटाया है ये तो प्रश्न में आएगा ही आएगा, क्योंकि इसके बगैर तो हम एंट्री कर ही नहीं सकते। क्योंकि इसमें क्या है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसमें दो पक्ष प्रभावित होते हैं, एक लेने वाला और एक देने वाला। अब इसमें तो एक ही पक्ष प्रभावित हो रहा है, माल लुटा है, यानी कि हमने माल लुटा है और हमारा नाम तो लिखेंगे नहीं, तो फिर दूसरा पक्षकार कौन है, उसमें तो दे ही नहीं रखा है, तो फिर प्रश्न में होगा। तो जैसे दे रखा है तो मैं इसको लिख देता हूं, क्योंकि इसके अंदर लिखा नहीं है। तो जैसे ये दे रखा था 14 अगस्त को रवि को 2000 रुपए का माल लौटाया। इसमें क्या दे रखा है कि रवि को 2000 रुपए का माल लौटाया। माल हमने लौटाया, लेकिन किसको लौटाया है ये तो प्रश्न में आएगा ही आएगा। या तो किसी व्यक्ति का नाम आएगा या फिर संस्था का नाम आएगा, क्योंकि इसके बगैर तो हम एंट्री कर ही नहीं सकते, क्योंकि दो पक्ष प्रभावित होते हैं। तो एक पक्ष तो हमारा हो गया कि हम व्यापारी है, हमने माल लौटाया है, लेकिन हमारा नाम तो कभी लिखेंगे नहीं। तो दूसरा पक्षकार कौन है, तो उसका नाम तो फिर कंफर्म आएगा। तो इसमें दे रखा है कि रवि को 2000 रुपए का माल लौटाया। रवि को, अगर इसमें उधर रवि ने लौटाया तो फिर चीज अलग हो गई कि रवि को हमने माल बेचा था, उसने माल वापस लौटा दिया, वो सेल्स रिटर्न हो गया। तो इसमें रवि को माल लौटाया यानी कि हमने माल लौटाया, और जब हमने माल लौटाया है तो ये क्या है, परचेज रिटर्न। अब देखो इसमें कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। देखो रवि, जिसमें किसी व्यक्ति का नाम या संस्था का नाम आता है वो व्यक्तिगत खाते में आता है, यानी कि उसमें व्यक्तिगत खाता प्रभावित होता है। तो रवि है वो आपके व्यक्तिगत खाते में आता है। रवि किस में आ गया, आपके व्यक्तिगत खाते में। और जो माल लौटाया है ये किस खाते में आता है, आपके वस्तुगत खाते में। अच्छा, इसमें रोकड़ नहीं है, कैश नहीं है, क्योंकि माल लौटा रहे हैं, उस माल की कीमत 2000 है। इसमें न तो रोकड़ आ रही है न रोकड़ जा रही है, कैश नहीं है इसमें माल की कीमत है 2000। और माल वस्तुगत खाते में आता है। कोई भी वस्तु, माल, संपत्ति, रोकड़, ये सब वस्तुगत खाते में आते हैं। यानी कि इस ट्रांजैक्शन में दो खाते प्रभावित हो रहे हैं। दो खाते कौन कौन से प्रभावित हो रहे हैं, व्यक्तिगत और वस्तुगत। जब दो खाते प्रभावित हो रहे हैं तो दोनों के नियम लागू कर देंगे। तो किसी भी खाते का पहले नियम लागू कर सकते हो, चाहे वस्तुगत खाते का, व्यक्तिगत खाते का। तो व्यक्तिगत खाते के नियम के अनुसार व्यक्तिगत खाते का नियम है, पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। देखो माल लौटाया है, वो किसने लौटाया, हमने। ध्यान रखो इसमें, क्योंकि तुमने समझने में अगर गलती कर दी तो एंट्री अपनी उल्टी हो जाएगी, बस समझना। इसलिए मैंने बताया था कि खुद को व्यापारी मान लो कि माल लौटाया हमने लौटाया, लौटाने वाले तो हम है, देने वाले हम है। और व्यापारी अपना खुद का नाम कभी नहीं लिखता है, ये चीज मैंने पहले बता दी, इसलिए वो गलती नहीं होगी। इसलिए खुद को व्यापारी मान लो, और व्यापारी अपना खुद का नाम कभी नहीं लिखता है। तो पाने वाले को डेबिट करो। पाने वाला कौन है, रवि, क्योंकि हम तो देने वाले हैं, माल लौटा रहे हैं। माल लौटाने वाले कौन है, हम। तो देने वाले हम है, हमारा नाम नहीं लिखेंगे, व्यापारी खुद का नाम नहीं लिखता है। तो पाने वाला कौन है इसमें, रवि, क्योंकि माल हमने किसको लौटाया, रवि को। तो पाने वाले को डेबिट करो, तो रवि को हम डेबिट कर देंगे। रवि को हम क्या कर देंगे, इसमें डेबिट कर देंगे। रवि आपके डेबिट हो गया। देने वाले में हमारा नाम लिखेंगे नहीं, व्यक्तिगत खाता कंप्लीट हो गया।
अब दूसरा खाता इसमें कौन सा प्रभावित हो रहा है, वस्तुगत खाता। जब वस्तुगत खाता प्रभावित हो रहा है तो वस्तुगत खाते का नियम लागू कर देंगे। वस्तुगत खाते का नियम क्या है, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो और जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। बताओ इसमें कुछ आ रहा है क्या, आ तो कुछ नहीं रहा है, बल्कि जा रहा है। क्या जा रहा है, माल जा रहा है, क्योंकि हमने जो माल खरीदा था वही तो लौटा रहे। हमने खरीदा हुआ माल वापस लौटा दिया है, तो जो वस्तु जाती है उसे क्रेडिट करो। माल जा रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे, और माल हमने लौटाया कौन सा, खरीदा हुआ माल। खरीदा हुआ माल लौटाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। खरीदा हुआ माल लौटाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। इसलिए क्रेडिट भी हम किसको करेंगे, इसमें परचेज रिटर्न को करेंगे, टू परचेज रिटर्न, रिटर्न अकाउंट। आगे क्रेडिट लिखते नहीं। तो इसमें तुम्हारे समझ में आ गया होगा कि इसमें दो खाते जो प्रभावित हो रहे हैं, व्यक्तिगत और वस्तुगत। तो दोनों खातों के जो नियम है वो हम लागू कर रहे हैं। व्यक्तिगत खाते का नियम, पाने वाले को डेबिट करो। इसमें माल हमने रवि को लौटाया तो पाने वाला रवि है तो रवि को डेबिट कर दिया, देने वाले हमें हमारा नाम नहीं लिखेंगे, तो व्यक्तिगत खाता कंप्लीट हो गया। दूसरा, इसमें माल लौटाया वस्तुगत खाते में आता है, जो वस्तु आती है उसे डेबिट करो। आ तो कुछ नहीं रहा है बल्कि जा रहा है, माल जा रहा है, और माल जा रहा है, माल लौटाया है। कौन सा माल लौटाया है, खरीदा हुआ। ये ध्यान रखना है क्योंकि नाम फिर उसी का लिखा जाता है। खरीदा हुआ माल लौटाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न। तो इसलिए परचेज रिटर्न को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। अब इसमें 2000 रुपए का माल लौटाए तो 2000 रुपए आपके डेबिट साइड में आ जाएगा और 2000 रुपए आपके क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी एंट्री हो गई। अब ऐसे ही आपके इसमें नरेशन हो जाएगा। इसमें रवि को माल लौटाया है, तो ये जो लाइन दे रखी है उसको हम ऐसे की ऐसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। माल लौटाया है तो गुड्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न टू रवि, रवि को माल लौटाया, गुड्स रिटर्न टू रवि, रवि को माल लौटाया। ये लाइन है, ये हम इंग्लिश में ऐसे लिख देंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, नरेशन। ठीक है, जैसे ही कंप्लीट हो जाता है हम ये लाइन कहते हैं। ये आपके हो गया। तो मैंने तुम्हारे को क्या है, परचेज रिटर्न की एंट्री बताई है। और ध्यान रखना, इसमें माल वापस करते हैं चाहे हमने किया हो या ग्राहक ने किया हो, तो एक पक्षकार का तो नाम आएगा ही आएगा, एक पक्षकार का तो नाम आएगा ही आएगा, और वो पक्षकार हमेशा दूसरा ही होता है। क्योंकि हम तो कर ही रहे, या तो माल हम वापस कर रहे हैं, हम वापस कर रहे हैं, या वापस हम प्राप्त कर रहे हैं। तो व्यापारी अपना खुद का नाम तो लिखता ही नहीं है, इसलिए दूसरा जो पक्षकार होता है उसका नाम हमेशा लिखा हुआ आता है। चाहे ग्राहक ने माल लौटाया हो या हमने ग्राहक को लौटाया हो, मतलब व्यापारी का, तो उस दूसरे पक्षकार का नाम, यानी कि माल को लेने वाला या देने वाला दूसरा पक्षकार कौन है, उसका नाम हमेशा आएगा। ये ध्यान रखना। इसलिए हमने रवि माल लौटाया, अगर ये रवि का नाम नहीं आता तो फिर तो हम एंट्री कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि माल लौटा दिया। ये तो ठीक है, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न माल जा रहा है, परचेज रिटर्न को तो क्रेडिट कर देंगे, लेकिन उस माल को पाने वाला कौन है, उसके बगैर तो हम एंट्री कंप्लीट कर ही नहीं सकते। इसलिए व्यक्ति का नाम, संस्था भी हो सकती है, आपने किसी होलसेलर से माल खरीदा तो उसका नाम आ जाता है। बड़ी दुकानों के आपने नाम देखे होंगे, गिरधारी एंड सन्स, तो प्रश्न में दे रखा है गिरधारी एंड सन्स को माल लौटाया, तो पाने वाला कौन हो गया उसमें, गिरधारी एंड सन्स। तो उसमें रवि की जगह क्या आ जाएगा, गिरधारी एंड सन्स। पाने वाले व्यक्तिगत खाते में आ गया, कोई भी व्यक्ति या संस्था का नाम है व्यक्तिगत खाते में आता है। तो हम डेबिट है वो किसको कर देंगे, गिरधारी एंड सन्स, और माल जा रहा है, परचेज रिटर्न आपके क्रेडिट होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मैंने आज आपको जो एंट्री बताई है, ये एंट्री मैंने आपको क्या है, परचेज रिटर्न की बताई है, इसमें हमने माल लौटाया है। तो आपके कुछ एंट्रीज है वो गई है, अभी सिंपल एंट्री चल रही है, बहुत सारी एंट्रीज है, बहुत सारी ट्रांजेक्शन है माल के खरीदने की, बेचने की, उसमें नकद और उधार दोनों का आ गया।
अवास्तविक खाता जिसमें प्रभावित होता है ब्याज, किराया, कमीशन, चाहे चुकाया हो चाहे लिया हो, उसकी मैंने एंट्रीज आपको बता दी। और एक मैंने आपको एंट्री है वो परचेज रिटर्न की, वो बता दी। अब नेक्स्ट कल यानी कि इससे आगे वाली जो एंट्रीज है ये मैं बताऊंगा, क्योंकि जर्नल एंट्रीज है वो आपके लिए बेस है और 11th क्लास में सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होता है। इसके बगैर आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब अकाउंटेंसी के अंदर आपके इंग्लिश में जैसे सबसे पहले ABCD सीखते हैं, पहली क्लास से बच्चा पढ़ता है तो पहले ABCD के, उसके बगैर बुक डायरेक्ट नहीं पढ़ सकते। ऐसे ही आगे वाले जो टॉपिक है वो तब तक हम नहीं कर सकते जब तक जर्नल एंट्रीज नहीं कर ले। तो जर्नल एंट्रीज है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आपके इससे आगे वाला जो टॉपिक है वो मैं आपको कल बताऊं।